राइट। तो हमने बेसिकली जो बात की हुई है लास्ट क्लास में, उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल हमने किया था। हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक पैरेलल वेल्ड की सिचुएशन है जो टेंसाइल लोडिंग के अंदर आ रही है, एंड व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू एक्चुअली see whether the weld strength is satisfactory and whether the attachment strength is satisfactory। attachment आपकी ये वाली बार है, ठीक है। उसके लिए हमने कहा था कि हम सिंपली डिजाइन जो हमारे कोड्स हैं, वेल्डिंग कोड्स हैं, उनको यूज करते हुए वी कैन चेक दिस थिंग। तो हमारे पास टोटल फोर्स हमें पता थी, हमारे वेल्ड का साइज हमें पता था, वेल्ड की टोटल लेंथ हमें पता थी, वेल्ड का मटेरियल उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ था इधर E70XX। तो हमने देखा था कि एक तो आपके आपके पास जो बार है 1015, उसका मटेरियल भी आपको स्पेसिफाइड था, और वी सेड कि उसके मटेरियल के लिए वी हैव अ टेबल A-20 एंड वी कैन go to that table and get the properties of any carbon steel। ठीक है, नॉर्मल कार्बन स्टील जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। दिस G सीरीज इज कार्बन स्टील। जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है उसकी S सीरीज होती है, ठीक है। तो दिस G सीरीज इज नॉर्मल कार्बन स्टील। इस केस में हमने बोला था कि हमारे पास एक टेबल था जो कि फोर्स दैट कैन बी बॉन्ड बाय अ वेल्ड उसको डील कर रहा होता है। तो अगर हमें अपना वेल्ड का मटेरियल पता है और वेल्ड का साइज पता है, तो उसके लिए वी कैन आइडेंटिफाई कि ये एक्चुअली कितनी फोर्स पर यूनिट लेंथ हैंडल कर सकते। तो हमें पता चल गया हमारे केस में पर यूनिट लेंथ फोर्स कितनी है, उसको हमने टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास फोर्स आ गई, और उस फोर्स को हमने कंपेयर करा लिया था अप्लाइड फोर्स से। वी फाउंड आउट कि जो एक्चुअल फोर्स है वो अलाउबल फोर्स से काफी कम, तो वी आर एक्चुअली सेफ। तो बहुत सिंपल सा तरीकेकार था। इसी चीज को हमने खैर चेक ये भी किया था कि अगर हम स्ट्रेस की फॉर्म में चेक कर रहे हो तो क्या होगा, ठीक। हमने अपना एक्चुअल स्ट्रेस निकाला था पैरेलल। अगर आपके पास वेल्डिंग हुई होती है टेंसाइल लोडिंग में, इसका फॉर्मूला में हमने एक पीछे स्लाइड में देखा भी था लास्ट क्लास में, अवेलेबल है फॉर्मूला। फोर्स हमें पता है, H इज द फिलेट साइज वो भी हमें पता है, टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड वो भी पता है। तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज योर एक्चुअल शियर स्ट्रेस। आपको अपने वेल्ड मटेरियल के लिए उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज पता होंगी। फ्रॉम दिस टेबल राइट हेयर 9-4 वी कैन फाइंड आउट कि शेयर के अंदर, सिंस फिलेट वेल्ड जो होता है ना, फिलेट वेल्ड विल ऑलवेज बी इन शेयर, ठीक है। तो फिलेट वेल्ड की जब हम बात करेंगे तो वी ऑलवेज लुक एट दिस शेयर प्रॉपर्टी। तो शेयर के अंदर आ रहा है 0.3 टाइम्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज 21 kilo psi। since the actual stress is lower than the allowable stress, you are actually safe। बहुत सिंपल तरीके से चेक किया था। we also checked the attachment, जो बार थी उसको भी चेक किया था। इसी टेबल को हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर अटैचमेंट्स एंड बेस प्लेट्स एज वेल। जो मेटालिक पार्ट्स जो ज्वाइन और उनके लिए भी, उनके लिए हम टाइप ऑफ बेल्ट चेक नहीं करते, सिर्फ लोडिंग कंडीशन चेक करते। तो बार जो था आपका वो फिलेट के पास शेयर हो रहा था और इन जनरल टेंशन में जा रहा था। तो हमने इसी टेबल से बार की शेयर में स्ट्रेंथ चेक की, विच वाज इट इज रिटन हियर इन द नोट के 0.4 टाइम्स SY से चेक करना है। उससे अलाउबल स्ट्रेस आ गया, एक्चुअल स्ट्रेस उसका निकाला था जो, क्योंकि इसका पीछे वाला एरिया जो है ये इसको शेयर करा रहा होगा, उससे टाउ इज इक्वल टू टाउ अलाउबल, तो वी आर सेफ। इन जनरल बार क्योंकि टेंशन में जा रहा है, तो टेंशन के केस का हमने परमिसिबल स्ट्रेस देखा था, और उस केस के लिए भी हमने एक्चुअल स्ट्रेस निकाल लिया, विच इज सिंपली फोर्स डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और अलाउबल स्ट्रेस निकाला और उसको कंपेयर करा के देख लिया, एंड वी फाउंड आउट के इट वाज स्टिल सेफ, ठीक है। तो बार के लिए हमें तो दो डिफरेंट स्ट्रेसेस चेक करने पड़े। इन द विसिनिटी ऑफ द वेल्ड बार शेयर होने की कोशिश भी कर रहा है, बट इन जनरल द बार इज इन टेंशन। तो हमने उसको टेंशन में भी चेक किया था और शेयरिंग में भी चेक किया, ठीक है। अभी जो हमने काम करना है ना, हमने सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमने इस टेबल को थोड़ा सा रिविजिट करना है, टेबल 9-4 को। इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, और वो ये लास्ट कॉलम है, ठीक है। वो लास्ट कॉलम में हमें बता रहा है कि देयर इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी n। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिए, टेंशन, बेयरिंग, बेंडिंग, कंप्रेशन के लिए गिवन है। शेयर के लिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, और इन व्हाट डज दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्चुअली इंप्लाई। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लिख दिया है इसका मतलब क्या है।
सबसे पहली चीज यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस हैज बीन कैलकुलेटेड यूजिंग द डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी which is simply the बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी यही होती है कि आप पहले बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस निकालते हैं और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस करते हैं तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाता है। ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस से डिवाइड कराइए, यू गेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इन्होंने ऐसे निकाला बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस के थ्रू। ठीक, दिस इज जो बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस। अब depending on your case, you are going to get different types of stresses. So for example, अगर आपके पास for example एक केस है बेंडिंग का, बेंडिंग में अगर एक इन जनरल कोई हम बार ले लें, उसके अंदर जब बेंडिंग हो रही होती है तो बेंडिंग किस टाइप की हो रही होती है, स्ट्रेसेस होते हैं बेंडिंग के अंदर। बेंडिंग के अंदर आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस है, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई। ठीक है, तो अगर हम एक सिंपल बार ले रहे हैं, उसकी हम उस बार का हम बेंडिंग के केस में बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं, तो व्हाट वुड बी दैट बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस? इस केस में, इन केस ऑफ अ प्योर बेंडिंग, यू आर गोइंग टू जस्ट हैव वन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस। आपके पास फॉर एग्जांपल सिर्फ सिग्मा एक्स बच जाएगा, बाकी सारे स्ट्रेस कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे। तो सिग्मा वाई गोज अवे, सिग्मा जेड गोज अवे, ऑल द शियर कंपोनेंट्स गो अवे, तो यू ओनली एंड अप विद सिग्मा एक्स हियर एंड मे बी सिग्मा एक्स हियर। ठीक है, तो जब आप इस पूरी चीज को सॉल्व करेंगे तो इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट यू एंड अप विद 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर्ड। 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर्ड का अंडर रूट लेंगे, इट बिकम्स अंडर रूट 2 सिग्मा। अंडर रूट 2 बाहर भी है, एक अंडर रूट 2 ऊपर से आ रहा है, अंडर रूट 2 कैंसल्स आउट, यू एंड अप विद योर बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस एज सिंपली सिग्मा एक्स। अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस डायरेक्टली आपका नॉर्मल स्ट्रेस आ गया। दिस थिंग इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर एनी केस जिसमें एक सिंगल नॉर्मल स्ट्रेस है। अगर आपके पास सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रेस है आपकी बॉडी का जो अप्लाई हो रहा है, देन दैट नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्चुअली द बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस। ठीक है, तो अब हमारे केस में फॉर एग्जांपल हर केस के लिए ना दे हैव गिवन अस अ परमिसिबल स्ट्रेस रेंज। तो बेंडिंग के केस में उन्होंने 1.6 से 0.66 तक की रेंज दी हुई है मल्टीप्लाइड बाय एस वाई। तो हम जस्ट एक केस पिक कर लेते हैं 0.6 एस वाई, सही है ना। तो दे सेइंग कि जो बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस, इनफैक्ट दे सेइंग कि जो आपका एक्चुअल स्ट्रेस है बॉडी के अंदर विच इज सिग्मा एक्स, दैट शुड नॉट बी मोर देन 0.6 टाइम्स एस वाई। और हमने यहाँ पे ये देखा कि बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस इज एक्चुअली जस्ट इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो 0.6 एस वाई ऑल्सो बिकम्स योर बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस। मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है एन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज जो स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस। ठीक है, एस वाई से एस वाई कैंसिल हो गया, यू एंड अप विद 1/0.6 विच इज 1.66667। उसको हमने 1.67 राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो दिस 1.67 दैट इज कमिंग अप represents what exactly? This represents the factor of safety that you are going to get when you limit your stresses to these permissible values. अगर आप ये permissible stress values यूज कर रहे हैं, इनको यूज करने का मतलब ये है कि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये है। ये बात हो रही है एक्चुअली यहाँ, सही। अगेन परमिसिबल स्ट्रेस की बेस पे आप चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। यू कैन लिमिट योर स्ट्रेस डायरेक्टली टू दीज वैल्यूज, दीज आर वेल्डिंग कोड्स प्रोवाइडेड टू अस। ठीक है, इन परमिसिबल स्ट्रेसेस को यूज करने का मतलब ये कि देयर इज अ सर्टेन एसोसिएटेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद दीज, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे स्टेटेड है। शेयर के केस में कोई वैल्यू स्टेटेड नहीं है। और इफ यू लुक एट दिस, व्हाट इज डिफरेंट अबाउट शेयर इज कि इन सब में जो परमिसिबल स्ट्रेस है दैट इज अ फंक्शन ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ। शेयर के केस में दैट इज अ फंक्शन ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बेसिकली समथिंग इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ ऊपर आती है, नीचे अब यील्ड स्ट्रेंथ नहीं आ रही, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रही, तो इट इज नॉट गोइंग टू कैंसिल आउट। तो वी नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन शेयर, बिकॉज शेयर का केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयर फिलेट वेल्ड इज ऑलवेज इन शेयर। ठीक है, फिलेट वेल्ड में हमेशा शेयर हो रहा होगा, तो वी नीड टू डील विद शेयर केस अलॉट, सही है। तो अगर हम शेयर की बात करें तो शेयर के केस में हमारे पास, लेट मी जस्ट इनफैक्ट गो बैक फॉरवर्ड एंड टेल यू समथिंग। एक स्लाइड हमने रिवाइज करनी थी आगे, तो यहाँ पे आ जाती है, तो दैट इज गुड।
अगर आपके पास बेंडिंग हो रही हो, ठीक है, एक बार है, ठीक है, और उस पे आपने इसमें डेप्थ में यहाँ पे और बॉटम में भी चले वेल्डिंग की हुई है, एक साइड पे भी की हो तो डजेंट मैटर, लेकिन हम दोनों साइड पे कावे की हुई है, तो आपके पास जो फिलेट वेल्ड होगा, आपकी बार क्या हो रही है, आपकी बार बेंड हो रही है, और आपका फिलेट वेल्ड जो है वो एक्चुअली फिलेट वेल्ड भी बेंडिंग की कंडीशन में जा रहा है, बट द फिलेट वेल्ड इटसेल्फ विल ऑलवेज बी इन शेयर, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, बिकॉज इसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि वो शेयर ही होता है, क्योंकि वो दो डिफरेंट प्लेन्स में कनेक्टेड है, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन्स में कनेक्टेड है, ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन में कनेक्टेड है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में कनेक्टेड है। अब तो इस केस में हमने एक रिकॉर्डेड लेक्चर में ये चीज अपलोड की थी, तो यू नीड टू गो एंड रिवाइज दैट इन डिटेल, यहाँ पे मैं इसमें क्विकली रिवीजन करा रहा हूँ कि दो डिफरेंट तरह के शेयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं बेंडिंग में। एक प्राइमरी शेयर होता है बिकॉज ऑफ द शेयर रिएक्शन फोर्स दैट इज कमिंग अप वी, दैट इज वी अपॉन ए, और एक सेकेंडरी शेयर होता है दैट इज कमिंग अप बिकॉज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, दैट इज एम सी अपॉन आई। सही है। अब इस केस में व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपके पास बार का क्रॉस सेक्शन है दैट इज दिस BD, जो वेल्ड का क्रॉस सेक्शन है दैट इज दिस, दो वेल्ड हुए हैं डेप्थ में, एक टॉप पे हुआ है एक बॉटम पे हुआ है, तो वेल्ड इन द डेप्थ लुक्स लाइक दिस, दो डिफरेंट वेल्ड्स हुए, सही है ना। इस केस में जो यहाँ पे आपके पास V अपॉन ए हुआ है, दिस A इज द टोटल थ्रोट एरिया ऑफ द फिलेट वेल्ड, सही है, तो ये फिलेट वेल्ड के एरिया की बात हो रही है। सिमिलरली I is the second moment of area of the weld। अब इस ज्योमेट्री का I कैसे निकलेगा, that is available to us in the form of a table, सही है, और वो टेबल हमारे पास ये है कि what we can do is we can find out कि हमारा कौन सा वाला केस है, ठीक है, जो भी हमारा, ये मैंने एग्जाम्पल के रेफरेंस से लिखा हुआ है, इसके रेफरेंस से नहीं लिखा है, ये वाला केस जो है वो ये केस है, ठीक है। अपने केस के लिए अगर हमें साइजेस पता है सारे, H इज द साइज ऑफ द फिलेट, और ज्योमेट्री के B और H, B और D डायमेंशन है, तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द वेल्ड, एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया के लिए उन्होंने हमें यहाँ पे सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया निकाल के दिया हुआ है IU की फॉर्म में, दिस इज व्हेन वी टेक द थ्रोट एरिया T इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर मुझे एक्चुअल I चाहिए तो मुझे इसको थ्रोट एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज एक्चुअल I, और थ्रोट एरिया इज सिंपली 0.707 टाइम्स द फिलेट साइज, तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर I। तो आप यहां से IU रीड करेंगे और IU से आप I निकाल सकते हैं, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस, पहली बात तो, ठीक है। कमिंग बैक हियर, हमने यहाँ पे जो बात की थी वो ये की थी कि आपके पास जो भी वॉन मैसेज स्ट्रेस होता है उसके अंदर अब हमारे पास इन द केस ऑफ शेयर किसी किस्म का कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा, आपके पास दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं टाउ के, ठीक है, तो आपके पास दोनों नॉर्मल कंपोनेंट्स से, तो उनको पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करके यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल शेयर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरस सम है ना, स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड किया और अंडर रूट ले लिया, तो दैट बिकम्स योर टोटल शेयर स्ट्रेस। हमने यहाँ पे ये किया कि सारे नॉर्मल स्ट्रेसेस को गायब कर दिया, सिर्फ दो शेयर स्ट्रेस रख के तीसरा शेयर स्ट्रेस गायब कर दिया, तो यू एंड अप विद 6 मल्टीप्लाइड बाय टाउ, लेट्स से टाउ प्राइम स्क्वायर प्लस टाउ डबल प्राइम स्क्वायर, ठीक है, और 6 का अंडर रूट लिया, दैट बिकम्स अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, दैट गिव्स मी अंडर रूट 3, और बाकी दो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और इनका पाइथागोरियन सम कम्स आउट टू बी टाउ, ठीक है। और दिस इज माय वॉन मैसेज स्ट्रेस। तो अगर मैं आप अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाह रहा हूं तो देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज सिंपली SY अपॉन अंडर रूट 3 टाउ। अब इसमें जो है ना कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये कि जो पहली वाली आपके पास केस है ना, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला विच इज एप्लीकेबल एवरी टाइम यू जस्ट हैव अ शियर स्ट्रेस इन द सिस्टम। अगर आपके पास सिस्टम में सिर्फ शियर स्ट्रेस है तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो नीचे चीज दी हुई है दिस इज द बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस। अगर आपको अपने सिस्टम का टोटल शियर स्ट्रेस पता है, यू कैन कैलकुलेट योर बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस विद अंडर रूट 3 टाइम्स डाउन।
सही। परमिसिबल वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस कितनी है, 0.3 टाइम्स S2T, वो यहाँ पे प्लग इन कर दी। सॉल्व, ये √3 ऊपर चला गया था 0.577, ठीक है। सॉल्व दिस थिंग, यू एंड अप विद दिस फॉर्मूला राइट हियर। अब इस फॉर्मूले में क्या चीज है, इस फॉर्मूले में हमारे पास ये हो रहा है कि हमारे पास दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही है, SY और SUT। किसी भी मटेरियल के लिए ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी, लेकिन इन जनरल ये वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे 1.67 कांस्टेंट आ गया था ना, दैट इज नॉट कमिंग अप हियर। तो शेयर के केस में एवरी मटेरियल is going to have its own factor of safety, but that is not going to be same for every material, ठीक है। हर मटेरियल का अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि डिपेंडेंट ऑन मटेरियल। और ये जो दो आपके पास आ रहे हैं ना, ये दोनों डिजाइन गाइडलाइन से आ रहे हैं, इस वाले टेबल से आ रहे हैं, ठीक। तो इफ यू हैव एनी केस, ठीक है, इफ यू हैव एनी केस, उसका डिजाइन परमिसिबल स्ट्रेस आपको इस टेबल से मिल जाएगा। उसके अगेंस्ट आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, यू कैन चेक फ्रॉम दिस टेबल। पहले 4 केसेस के लिए डायरेक्टली स्टेटेड है, और शेयर स्ट्रेस के लिए नाउ यू डायरेक्टली हैव अ फॉर्मूला अवेलेबल। इस फॉर्मूले में आप अपने शील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को प्लग इन करेंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शेयर एज वेल। अगर परमिसिबल स्ट्रेस के लिए आप नहीं निकालना चाह रहे तो दिस इज फॉर द परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। किसी भी और टॉ के लिए निकालना चाह रहे हैं तो यूज दिस फॉर्मूला राइट हियर। सिमिलरली इस केस में आप किसी भी सिंगल स्ट्रेस के लिए निकालना चाह रहे हैं तो you use the normal formula for the factor of safety. This is 1.67 is there for the case जब maximum permissible stress reach हुआ, ठीक है। बट अगर किसी भी और स्ट्रेस वैल्यू के लिए चेक करना है तो आप एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं SY अपॉन सिग्मा से। सिमिलरली किसी भी और टाउ के लिए कैलकुलेट करना है SY अपॉन √3 टाउ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज जस्ट रिविजिटिंग दिस टेबल, दिस वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जांपल जो आ रही है इसके अंदर वी विल नीड दिस। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, वो बेंडिंग में है, सही। तो फोर्स सप्लाई हो रही है, बीम बेंडिंग में है, तो उसकी हमने वेल्डिंग की हुई है, और वेल्डिंग हमने किधर की हुई है, तो लेट्स जस्ट मेक दिस थिंग इन 3D स्लाइटली। तो उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बना देते हैं, इतना थिक है नहीं है, बट लेट अस जस्ट मेक दिस थिंग टू हेल्प अस, समथिंग लाइक दिस। वेल्डिंग के लिए उन्होंने ये वाली लाइन पे वेल्डिंग शो की हुई है, हमारी जो वर्टिकल लाइन है, तो देयर सेइंग कि इस लाइन पे वेल्डिंग हुई हुई है, और एरो के दोनों तरफ सिंबल बनाया हुआ है, दिस मींस कि इसके पीछे वाली साइड पे वेल्डिंग है। तो जो वेल्डिंग का हमारे पास एरिया है, दैट्स एक्चुअली, लेट मी जस्ट चेंज द कलर है। तो हमारे पास वेल्डिंग किधर हुई हुई है, वहां वेल्डिंग इधर हुई हुई है, तो दिस इज वेल्डेड, एंड इसकी पीछे वाली साइड जो है दैट इज ऑल्सो वेल्डेड, ठीक है। तो दो जगह वेल्डिंग हुई है। कैंटिलीवर बीम तो बेंडिंग में है, बट हमने दो केसेस पढ़े पीछे, इफ यू रिमेंबर। एक केस हमने पढ़ा था कि फॉर द सेम टाइप ऑफ लोडिंग आपका फिलेट बेल्ट टॉर्जन में भी जा सकता है और बेंडिंग में भी जा सकता है। उसका चेक ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि हमारी वेल्डिंग की जो प्लेन बन रही है, तो हमारी वेल्डिंग की क्या प्लेन बन रही है, ये वाली प्लेन बन रही है ना, वेल्डिंग ज्योमेट्री की प्लेन। तो अगर हम अपने XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल तो XYZ, तो ये जो प्लेन है दिस इज द XZ प्लेन, सही। और जो मेरी बेंडिंग होगी, मेरी बेंडिंग इस डायरेक्शन में हो रही है बिकॉज मैं फोर्स यहां अप्लाई कर रहा हूं, तो दिस प्लेन इज एक्चुअली YZ प्लेन, ठीक है। ये मेरा Y एक्सिस है और ये मेरा Z एक्सिस। जब भी मेरे पास वेल्डिंग ज्योमेट्री की प्लेन और एक्चुअल बेंडिंग जिस डिफॉर्मेशन जिस प्लेन में होती है, वो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होती है, तब मेरे पास बेंडिंग होती है। अगर मैं इस केस को इस तरीके से ड्रॉ कर दूं कि मैं एक पार्ट ले रहा हूं, एक प्लेट है, इस प्लेट में मैं इधर और इधर वेल्डिंग कर रहा हूं और मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर। अब इस केस में मेरी ज्योमेट्री की जो प्लेन है, लेट्स इफ दिस इज XY, देन द ज्योमेट्री प्लेन इज एक्चुअली XY। ये मेरी ज्योमेट्री है ना, वेल्डिंग ज्योमेट्री मेरी ये है। सिमिलरली मेरी जो डिफॉर्मेशन हो रही है दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन XY प्लेन। अगर सेम प्लेन में हो रहा होता है देन वी से कि दिस इज द केस ऑफ टॉर्जन, हमें टॉर्जन के फॉर्मूले यूज करना है। हमारे वाले केस में बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर हमें बेंडिंग के फॉर्मूले यूज करना है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी नीड टू डू। हमें करना क्या है, हमें फोर्स पता है,
500 पाउंड की फोर्स है। हमें कैंटिलीवर का मटेरियल पता है AISI 1018, फिलेट का साइज H पता है 3/8, वेल्ड का मटेरियल पता है E6010। ठीक है, हमें चेक करना है यूजिंग अवर कन्वेंशनल मेथड विच इज बेसिकली आवर नॉर्मल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेथड। तो हम परमिसिबल स्ट्रेस वाली चीज पे नहीं जा रहे हैं, हम सिंपली स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, उससे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकालेंगे और यील्ड स्ट्रेंथ के साथ उसको चेक करेंगे कि हमारे पास एक्चुअली डिजाइन फैक्टर 3 था तो एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस सिस्टम का कितना है। और फिर इस चीज को चेक करेंगे अगर हम इसी सेम प्रॉब्लम को अप्रोच करें यूजिंग द वेल्डिंग कोड तो फिर हमें क्या तरीकेकार होगा सॉल्व करना। सही है, तो अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग के फॉर्मूला अवेलेबल है, ये हमने अभी रिवाइज किए। प्राइमरी शेयर निकालेंगे, सेकेंडरी शेयर निकालेंगे, उससे टोटल शेयर निकाला जाएगा। इसको निकालने के लिए हमें वेल्डिंग का टोटल एरिया ए चाहिए, तो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द वेल्ड। इस ये वाला है ना, इसका टोटल एरिया जो निकल के आएगा थ्रोट का एरिया, BH नहीं थ्रोट T के साथ निकालना। और हमें वेल्डिंग का आई चाहिए, उसके लिए फॉर आवर केस हमारी ज्योमेट्री कैसी है, दो वर्टिकल आपको वेल्डिंग हुई है, हमारे पास दो वर्टिकल वेल्डिंग वाला केस ये वाला है। राइट, इस केस में we know what is our height is 2 inches, our fillet size H is 3/8 inches. Put it in the formula, you get A, total weld area, total area of the weld. I निकालना है, IU निकालेंगे D³/6 से, D पता है हमें 2 है, और उसको T से मल्टीप्लाई कर देंगे which is 0.707 H। ठीक है, and you're going to get I as well। तो डायरेक्टली टेबल से निकल के आ रहे होते हैं, हमें कोई खुद से सॉल्व नहीं करना होता। तो आप अपना केस ढूंढते हैं कि आपका कौन सा वाला केस है वेल्डिंग की ज्योमेट्री का, उसके अगेंस्ट यू कैन फाइंड आउट A and I। सबसे पहला चेक ये होता है कि आपने देखना है कि बेंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बेंडिंग हो रही है कि टॉर्जन हो रही है, क्या हो रहा है। बेंडिंग के फॉर्मूले अलग है, टॉर्जन के फॉर्मूले अलग है, बेंडिंग का टेबल अलग है, टॉर्जन का टेबल अलग है। तो सबसे पहले आप बेंडिंग और टॉर्जन में डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके बाद टेबल में आएंगे, अपनी वेल्डिंग ज्योमेट्री के अगेंस्ट ए आई की वैल्यूज या फिर टॉर्जन के केस में जे की वैल्यूज ढूंढ लेंगे। और जे के केस में सेंट्रॉइड की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, हमने जो न्यूमेरिकल पहले किया था उसमें ये चीज भी यूज हो रही है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। हमें अपने कैंटिलीवर का मटेरियल पता था 1018, they said it is 1018 hot rolled steel। तो 1018 हॉट रोल्ड की प्रॉपर्टीज हमें यहां से नजर आ जाएंगी टेबल A-20 से, अपेंडिक्स है टेबल है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 58 किलो psi, यील्ड स्ट्रेंथ इज 32 किलो psi। सही है, दोनों चीजें पता है। आगे आए तो अगर हम इस चीज को आगे जा रहे होंगे तो व्हाट डू वी डू, हमने क्या करना है अगला काम, हमने अगला काम ये करना है कि यहाँ पे सारी वैल्यू स्टेटेड है कि आपके पास ए कितना है, ए आपके पास है 1.06 इंच स्क्वायर, ये वही फॉर्मूले में टेबल से देखा था। आई यू का फॉर्मूला भी टेबल से आ रहा है और उसको हमने टी से मल्टीप्लाई करा दिया तो मैं आई भी निकल के आ गया। आपके पास ए आ गया, आपके पास आई आ गया। ठीक है, ए और आई आ गया, देन जो प्राइमरी शेयर इज सिंपली V/A। अब इस केस में देखिए कि अगर ये चीज स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो V नीड्स टू बी इक्वल्स टू F। तो एक्चुअल फॉर्मूला V/A है, बट V इज एक्चुअली इक्वल्स टू F। सही है, दूसरी क्या चीज है, दूसरी चीज ये है कि आपके पास सेकेंडरी शेयर निकालने के लिए मोमेंट चाहिए होगा। मोमेंट कितना होगा, मोमेंट विल बी द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर, वो हमारे केस में 6 इंचेस। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस, फोर्स अपॉन एरिया कर दिया, प्राइमरी शेयर आ गया, 500 की फोर्स थी, एरिया आपके पास 1.06 इंच स्क्वायर था, 500 डिवाइड बाय 1.06 गिव्स यू psi। 10 एक्सपोनेंशियल -3 से जो हमने एक्सपोनेंशियल -3 से मल्टीप्लाई किया, इसका पर्पस ये है कि हम किलो psi में कन्वर्ट करें। डोंट कंफ्यूज विद दिस। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हुआ, psi को किलो psi में कन्वर्ट किया हुआ। सेकेंडरी शेयर निकालने के लिए m is 500 मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर,
दिस हम लोगों के लिए इसकी टर्म नॉर्मली आर नहीं होती, वी कॉल दिस सी बार। हमारे पास जो वेल्ड है, ठीक है, वेल्ड हमारे पास है 2 इंच का, उसका एक न्यूट्रल एक्सिस है, एक डायरेक्शन में द मैक्सिमम डिस्टेंस इज 1 इंच, दैट इज रिटन हियर। सही है। आई हमने अभी निकाला है तो हमें सेकेंडरी शेयर भी पता चल जाएगा। प्राइमरी शेयर सेकेंडरी शेयर को यूज करते हुए वी कैन कैलकुलेट द टोटल शेयर इन द सिस्टम। ठीक है, टोटल शेयर आ गया। अब हमने अभी तक जो काम किया था ना, पीछे जो हम बिल्ड करते हैं, हमने कहा था बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस अगर हमें निकालना हो यूजिंग अ केस इन विच वी जस्ट हैव शेयर स्ट्रेस, उसका हमने ये चीज हमने पहले देखी थी, अभी देखी। ठीक है, हमने कहा कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ 2 टाइप के शेयर स्ट्रेसेस हैं, या फिर इसको भी इग्नोर कर दें, बोले कि सिर्फ एक सिंगल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मेरे पास। तो आई कैन से इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन सिंपली कॉल दिस एज टाउ स्क्वायर्ड, विल नॉट एक्चुअली मैटर। ठीक है, क्योंकि एक्सिस सिस्टम मेरे हाथ में होता है। ठीक है, आई डोंट नीड टू टेक 2 डिफरेंट टाउ एंड देन कंबाइन। तो मैं बोलूँ मैं टोटल शेयर को डायरेक्टली टाउ को यूज करती हूँ। ये तो हमने सिर्फ बैंडने की केस में शो किया था कि दिस एक्चुअली वर्क्स आउट वेल, कि टॉप प्राइम भी आ रहा है और डबल प्राइम भी आ रहा है, और स्क्वायर होके जब ये ऐड होते हैं तो यू गेट टाउ। फॉर्मूला बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस का ये था √3 मल्टीप्लाइड बाय टाउ। सही है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, yield strength divided by this factor gives you the factor of safety। तो अगर मैं √3 को ऊपर ले जाऊंगा this becomes 0.577। for our material was E6010 इलेक्ट्रोड का मटेरियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड के लिए मेरे पास yield strength कितनी आ रही है, दैट इज 50 किलो psi। 50 किलो psi इधर प्लग इन कर दिया, टाउ प्लग इन कर दिया, n निकाला, n comes out to be 3.39 which is actually safe। 3 के लिए डिजाइन किया था, एक्चुअल आ रहा है 3.39। just remember what we did। हमने जब हम वेल्ड को चेक कर रहे हैं, हमने वेल्ड के लिए A निकाला, वेल्ड के लिए I निकाला, वेल्ड के लिए शेयर स्ट्रेसेस निकाले, वेल्ड के मटेरियल की प्रॉपर्टीज यूज की, ठीक है, और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल। सारी चीजें हो रही है वेल्ड के लिए। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि आप चेक करें कि आपके पास जो अटैचमेंट है कैंटिलीवर, क्या ये सेफ है कि नहीं। तो जब हम कैंटिलीवर को स्टडी करेंगे तो हम सारी चीजें कैंटिलीवर के लिए करेंगे, कैंटिलीवर के मटेरियल की प्रॉपर्टी चूज करेंगे, कैंटिलीवर के अंदर स्ट्रेस निकालेंगे, कैंटिलीवर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कैंटिलीवर एंड द स्ट्रेस ऑफ द कैंटिलीवर। सही है ना। तो उसको देखते हैं क्या किया हुआ है। उसको सिंपली ये किया हुआ है कि एक अगर बीम होती है उसका स्ट्रेस कितना होता है, द स्ट्रेस इन अ बीम इज MC अपॉन I। सही। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है दैट इज MC अपॉन I। हमारा क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज थिकनेस इज B, दिस D इज 2 इंचेस जो था दैट इज D। ठीक है, तो हमारा C कितना आ रहा था, C वाज एक्चुअली D/2। तो उन्होंने यहाँ पे दे हैव जस्ट फॉर सम रीजन ट्राई टू कैलकुलेट दिस I अपॉन C। आप डायरेक्टली ये कैलकुलेट कर सकते हैं, I बिकम्स BD³/12, C बिकम्स D/2। आप C को नीचे लेके आ जाएंगे ना तो यू गेट BD²/6, ये निकल के आ जाएगा। इफ यू ब्रिंग दिस इनटू द डिनोमिनेटर, तो अगर आप यहाँ पे D/2 लेकर आ जाएंगे इस जगह से, तो दिस D cancels the square, this becomes 6, so you get BD²/6। no need to do this actually, आप MC upon I डायरेक्टली लगा सकते हैं। आप MC upon I लगाएं, सिग्मा कैलकुलेट करें, मोमेंट सेम है, 500 फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, ठीक है, ऑफ द कैंटिलीवर, दैट गिव्स यू M। I हमने निकाला है कैंटिलीवर। ठीक है, तो आप ये चीज का बस ख्याल रखना कि जब हम वेल्ड की बात करें तो वेल्ड का I निकाला था टेबल से। जब हम कैंटिलीवर की बात करें, कैंटिलीवर इज सिंपली अ बार लाइक दिस। ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, इसका क्रॉस सेक्शन है B है, D है। नॉर्मल कैंटिलीवर का क्रॉस सेक्शन BH³/12 होता है। इस केस में H को हमने D लिया हुआ है, तो वो फॉर्मूला हमने सिंपली यहाँ पे यूज करा। ठीक है, तो
जिस चीज का ख्याल रखना है मुझे ख्याल रखना है कि वेल्ड की बात हो रही है तो सारी चीजें वेल्ड की यूज हो रही है, वेल्ड का मटेरियल यूज हो रहा है, वेल्ड की ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। जब हम बात करेंगे अपने अटैचमेंट की कैंटिलीवर की तो हम उसकी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। तो A20 से हमने उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ निकाली हुई है, ठीक है ना। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यील्ड स्ट्रेंथ 32 डिवाइड बाय द एक्चुअल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है, नॉर्मल स्ट्रेस इज, अगर सिंगल नॉर्मल स्ट्रेस होता है देन दैट नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्चुअली अ बॉन्ड मैचिंग स्ट्रेस, ठीक है। ये हमने अभी शुरू में बात की थी। टाउ के केस में आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नॉर्मल स्ट्रेस के केस में दैट नॉर्मल स्ट्रेस इज द बॉन्ड मैचिंग स्ट्रेस। सो दिस 12 किलो psi इज योर बॉन्ड मैचिंग स्ट्रेस। 32 डिवाइड बाय 12 गिव्स यू 2.67, ठीक है। और दिस इज एक्चुअली शोइंग कि जो डिजाइन फैक्टर था उससे कम है आपका एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिस डज नॉट मीन कि पार्ट फेल हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके पास जो डिजाइन में आपने कंडीशन रखी थी कम से कम मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 रहे, उतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं अचीव हो रहा, उससे कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है, बट दैट दिस इज व्हाट इट मींस। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। फाइनल चीज है इस न्यूमेरिकल की, वो ये है कि अगर हम इसी वेल्ड को, जो हमने अभी वेल्ड को यहाँ पे स्टडी किया था यूजिंग अवर कंप्लीट मेथड, करने का था टाउ निकालें, टाउ निकाल के उसको चेक करें कि आपके पास फैक्टर सेफ्टी कितना आ रहा है। अगर मैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच करूंगा फ्रॉम द वेल्डिंग कोड, तो वेल्डिंग कोड में मेरे पास अगर मेरा जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है ना, दैट परमिसिबल स्ट्रेस इज 0.3 टाइम्स द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये टेबल 9-4 में गिवन है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू 9-4 से ली हुई है, 9-4 आप चेक कर सकते हैं। फिलेट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड हमेशा शेयर करता है, तो फिलेट वेल्ड की केस में हमेशा आप शेयर वाली लाइन को स्टडी करें, ठीक है। 0.3 टाइम्स SU, क्योंकि सिर्फ shear स्ट्रेस है तो √3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है टू कन्वर्ट इट इनटू अ बॉन्ड मैचिंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आई कैन सॉल्व दिस थिंग, √3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, उससे आपके हमने पहले करके देखा था, दिस टर्न्ड आउट टू बी समथिंग लाइक 1.92, ठीक है। हमारे केस में गिवन मटेरियल के लिए E6010 के लिए हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है जो इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टीज बताता है, उसका यील्ड स्ट्रेंथ भी उधर से आ जाएगी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, ठीक है। दैट वाज आई थिंक टेबल 9-2 या 9-3 में से कोई एक टेबल, राइट। प्लग एवरीथिंग इन, अगर आप यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लग इन करते हैं तो यू गेट अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.6। दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज व्हेन यू हैव द मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस, और अलाउएबल स्ट्रेस कितना है 0.3 टाइम्स SUT, which comes out to be 18 किलो psi। एक्चुअल स्ट्रेस कितना है हमारे केस में 8.51 किलो psi, जो हमने अभी प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर से करके निकाला था, ठीक है। कम है, इसका मतलब है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.6 से ज्यादा होगा, पहली बात तो ये। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसी भी टाउ के लिए इज SY/√3 टाउ। अलाउबल से चेक करना चाह रहे हैं, आई कैन मल्टीप्लाई इट एंड डिवाइड इट बाय P अलाउबल, दिस एंटायर थिंग इज 1.6। तो बेसिकली हम क्या 1.6 का रेशियो ले रहा हूं अलाउबल और टाउ के साथ। इट इज गोइंग टू गिव मी द एग्जैक्ट सेम थिंग, क्योंकि मैं एसेंशियली सेम काम कर रहा हूं जो मैंने पिछली स्लाइड में किया हुआ, जो मैंने इस स्लाइड में काम किया हुआ, मैं एग्जैक्टली सेम काम कर रहा हूं, ठीक है। SY डिवाइडेड बाय √3 टाउ गिव मी 3.39, द सेम थिंग इज कमिंग अप हियर, सही है। इसका, इस एक्सरसाइज का मैं फायदा क्या हो रहा है, इस एक्सरसाइज का मैं फायदा ये हो रहा है कि शेयर के केस में तो हमें ये फैक्टर कंफर्म नहीं है, ये फैक्टर शेयर के केस में हमें हर दफा निकालना पड़ता है, ठीक है। बट फॉर एनी अदर टाइप ऑफ लोडिंग दिस फैक्टर इज फिक्स्ड। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्विकली जल्दी से पीछे जाता हूं जस्ट टू शो यू, या नॉट हियर, लेट्स सी व्हिच स्लाइड वी हैव दैट इंफॉर्मेशन, इस स्लाइड में इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी और केस है, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिक्स्ड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम काम करना चाह रहा हूं बेंडिंग के केस में या फिर लेट्स से टेंशन के केस में, तो मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी मुझे निकालना है किसी भी स्ट्रेस के लिए, ठीक। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि मैं इसको
मल्टीप्लाई डिवाइड करा देता हूं सिग्मा अलाउबल से. नाउ दिस एंटायर थिंग इज एक्चुअली फिक्स्ड फॉर ऑल केसेस ऑफ टेंशन या फॉर ऑल केसेस ऑफ बेयरिंग. तो मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आई डोंट एक्चुअली नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग. कोई स्ट्रेंथ नहीं देखनी, कुछ भी नहीं देखना, ये फैक्टर फिक्स है. मुझे सिर्फ अलाउबल स्ट्रेस का रेशियो लेना है सिग्मा के साथ. ठीक है, तो मुझे उस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है. दिस फैक्टर इज फिक्स्ड, इसको स्केल कर लेंगे इसके साथ. तो दिस डिवाइडेड बाय योर सिग्मा इज गोइंग टू गिव यू योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी. दिस इज अ वेरी राउंड अबाउट मेथड, बुक के अंदर इसको शो किया हुआ है. तो वी आर डिस्कसिंग इट. आई पर्सनली रिकमेंड कि आप सिंपली डायरेक्टली, क्योंकि आप सिग्मा वाई तो यहाँ पे भी यूज कर ही रहे ना, तो आप डायरेक्टली अगर आपने किसी भी स्ट्रेस के लिए निकाल लें, देन जस्ट गो फॉर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली निकाल लें, या फिर √3 टाउ करके डायरेक्टली निकाल लें. दैट इज अ मच डायरेक्ट अप्रोच, उसमें चांसेस होगा रहने का. ठीक है. अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है. I am done with the numerical actually, but we just need to quickly end this lecture. एक आधा मिनट लग के देखे, क्योंकि because next week classes off होंगी. ठीक है, तो please join back. 1 मिनट के लिए सिर्फ एक बात करनी है, and then we can actually end the lecture. अच्छा, बात ये है कि if you have any question, अगर क्लास नहीं है तो मेरे पास भी टाइम है, you can ask me, we can do that. अगर बाद में if you are revising this lecture and you get to some point जो कि मुश्किल हो रही है, तो मुझसे कांटेक्ट कर लो. we can talk. ठीक है, even if we need to talk, तो we can talk. ठीक है, चैट पे हो सकता है हो जाएगा, नहीं तो अगर बात करनी पड़ेगी बात कर, कोई मसला नहीं है. ठीक है, तो if you get any issues you can talk to me, we can sort it out. क्योंकि अभी 1 हफ्ते का गैप भी आ रहा है, तो आई रिकमेंड कि आप ये वेल्डिंग वाली चीज को रिवाइज कर लीजिए. When we get back, उसके बाद we are going to take a quiz from this topic. ठीक है, अभी मैं करूंगा ये कि मैं एक असाइनमेंट फ्रॉम वेल्डिंग अपलोड करूंगा. ठीक है, वेल्डिंग के ऊपर हम एक लेक्चर और देंगे. ठीक है, उसके अंदर हम, बिकॉज हमने अभी सिर्फ हमने बहुत कम इसमें एक्चुअल न्यूमेरिकल्स अभी स्टडी किए. ठीक है, 3 न्यूमेरिकल्स हमने इसके भी किए. वी वांट टू डू सम मोर न्यूमेरिकल्स. ठीक है, थोड़ा सा और काम करना चाहें तो एक क्लास और देंगे, उसमें कोशिश करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करें. मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, हैव अ लुक एट दैट. जितना सॉल्व होता है गो थ्रू द टॉपिक, प्लीज रीड, रिवाइज करें इसको. इसमें चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितने पिछले टॉपिक्स में. ठीक है, तो असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें, वट एवर यू कैन सॉल्व. अगर कोई एक आधी चीज नहीं सॉल्व हो पा रही, तो we will do 1 or 2 more numericals when we get back. उससे होपफुली वो चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी. When we get back, तो मैं एक शॉर्ट नोटिस पे क्विज अनाउंस करूंगा. ऐसा नहीं, ये नहीं होगा मैं हफ्ते 10 दिन के बाद क्विज अनाउंस करूँ. तो आई वांट यू टू प्रिपेयर फॉर द क्विज नाउ. ठीक है, टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले. इस टॉपिक का क्विज होगा when we get back आफ्टर ईद हॉलीडेज, क्योंकि हमने इसका क्विज जल्दी लेना है, बिकॉज हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा होगा. और अगले टॉपिक से भी हम एक क्विज लेना चाह रहे हैं, ताकि हम 3 क्विजेस ले लें. ठीक है, और ताकि आप लोगों की जो नंबर की स्केलिंग है थोड़ी वो अच्छी होगी. ठीक है, तो असाइनमेंट में इसकी अपलोड करता हूँ. ट्राई टू अटेम्प्ट दैट. जो चीज नहीं हो पाएगी उसको हम एड्रेस कर लेंगे व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम द ईद हॉलीडे. ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, अलग से भी पूछ सकते हैं. ठीक है, अभी पूछना भी पूछना. सर ये फाइनल वाले का कुछ डिसीजन हुआ है क्या अभी तक? यार हम खुद वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं है. मोस्ट लाइकली जो मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऊपर से कोई ऑर्डर अभी तक नहीं आया इस बारे में. एग्जाम यूनिवर्सिटी में तो नहीं हो सकते. ठीक है, ये तो जो जून के एंड तक नहीं होगा. इनफैक्ट जब आप हम वापस आएंगे ना, उसके बाद 4 हफ्ते की क्लासेस बाकी हैं. ठीक है, क्योंकि हमने बीच में 3 हफ्ते यूनिवर्सिटी ऑफ की थी ना, तो बेसिकली अभी हमारा वीक 11 कंप्लीट हुआ है. ठीक है, वीक 12 हमारा लूज होगा बिकॉज ऑफ ईद. सही. और उसके बाद जो वीक 13, 14, 15, 16 हमारे पास होंगे बाकी. तो 4 हफ्ते की क्लासेस बाकी है, उसके बाद फिर हमारा एग्जाम. ठीक है, तो वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. उसको फिर हम लोग
वंस वी गेट बैक फ्रॉम द ईद हॉलीडे तब मे बी कोई अनाउंसमेंट आ जाए। सही है, ओके ठीक है, चलो देन लेट्स एंड दिस हियर। हाँ बेटा पूछो। सर वो क्विज का सॉल्यूशन क्विज का सॉल्यूशन मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा दिखाया तो था। मैं लेट मी शो यू कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया उस क्विज को। और मैं उसको जो है तुम लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। लेट मी ओपन दिस। मैंने किया हुआ क्या है कि मैंने देखो क्विज के अंदर देयर इज इट 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 डज नॉट एक्चुअली हैव एनी स्टेप्स विच आर वेरी मतलब कि कोई बहुत ज्यादा जो है ना कंटोर्टेड से स्टेप्स हैं जो बहुत आगे पीछे घुमा के आपको स्टेप सॉल्व करने में। इट्स वेरी डायरेक्ट, हर चीज के डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, फॉर्मूला लगाना। हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स थे, ठीक है, डी पी ए फोर्सेस, ये सारी चीजें अलग अलग थी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। उन सब के लिए मैंने सारे सॉल्यूशंस परफॉर्म किए हुए, ठीक है, उससे मैं चेक कर रहा हूँ। वो सॉल्यूशन मैंने किधर किया, मैंने मैटलैब पे किया। तो प्रॉब्ली मैंने ओपन दिस, आई कैन शो यू व्हाट आर द स्टेप्स। मैं करता ही हूँ कि मैं इन स्टेप्स को ना थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। उन्हें नंबर्स दिए आएंगे, नंबर्स यहाँ पे है सारे, ठीक है। मैं टेबल अपलोड कर दूंगा और जो इक्वेशंस जिस सीक्वेंस में यूज हो रही है उस सीक्वेंस में मैं इक्वेशंस को एक जगह पे लिख लेता हूँ कि कहाँ से क्या निकाला है, फिर किधर डाला है, कहाँ से क्या निकाला है, फिर क्या निकाला है, ठीक है। और आई कैन अपलोड दैट, ठीक है, आई कैन अपलोड दैट। सही है, ओके सर। तो ये लेट मी जस्ट ओपन दिस ताकि थोड़ा सा so तो ये देखो, अब बेसिकली आपने वो सारे काम जो उधर किए हुए थे ना वो सारे काम इधर भी किए हुए। हमने एफ पी निकाला हुआ है, उससे एफ आई निकाला हुआ है, हमने डायमेंशंस बोर्ड की कैलकुलेट की हुई है, ए डी निकाला, के बी के एम निकाला, उससे सी निकाला, तीनों फैक्टर सेफ्टी निकाले। जो इशू था वो पी मैक्स का इशू था, मैक्सिमम फोर्स का इशू था। मैक्सिमम फोर्स के लिए हमने करना ये था एक्चुअली, मैं लिख दूंगा उस सोल्यूशन में कि सिंस हम मैक्सिमम की बात कर रहे थे, मैक्सिमम के लिए द लोड फैक्टर एंड द जॉइंट सेपरेशन फैक्टर वाज सपोज टू बी पुट इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप उसको 1 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास जो पी निकल के आएगा दैट वाज एक्चुअली व्हाट वाज नीडेड, ठीक है। तो ये वाला हमने काम करना था। इस केस में हमारे पास दो आएंगे, लोड फैक्टर से अलग पी आएगा, जॉइंट सेपरेशन फैक्टर से अलग पी की वैल्यू आएगी। इन दोनों में से जो छोटी वाली वैल्यू है दैट वाज एक्चुअली द मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि अगर पी दोनों में सेम है, राइट, अगर एक का मैक्सिमम दूसरे से कम है तो जो छोटा वाला मैक्सिमम है दैट वी कैन पिक अप। ये मैं चीज लिख भी दूंगा, बट दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डिड इन न्यूमेरिकल 1। न्यूमेरिकल 2 तो इससे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था उस, बट आई एम गोइंग टू अपलोड द एंटायर थिंग। न्यूमेरिकल 2 में भी यही सारा काम किया हुआ है कि हमने आपने पहले डायमेंशंस कैलकुलेट किए हैं, पीटीआर कैलकुलेट किया, उससे एफिशिएंसी कैलकुलेट की, आपका टाउ वाईजी कैलकुलेट किया, सिग्मा एक्सियल सिग्मा बेंडिंग कैलकुलेट किया, और फिर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ये मैंने पूरा काम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने के लिए किया हुआ है, फॉरगेट अबाउट कि क्या कैसे किया हुआ है, बस ये सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किया हुआ है। तो हमने बेसिकली एक्सियल को बेंडिंग को एक्स ले लिया, एक्सियल को वाई ले लिया, टाउ वाईजी को ले लिया, ठीक है। और उससे हमने इक्वेशन फॉर्म की थी, वो जो सिग्मा क्यूब वाली इक्वेशन थी उसका सॉल्व करा हुआ है, और उससे हमने टाउ मैक्स और वॉल मैक्स स्ट्रेस निकाला हुआ है, और उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाले, ठीक है। तो ये मैं स्टेप सारे जो है लिख दूंगा, और इसके जो एक्चुअल सॉल्यूशंस आ रहे हैं मेरे पास, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हैं हर केस के, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो होपफुली इससे मसला जो है वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक। तो लेट्स एंड दिस हियर, एंड इंशाल्लाह अब हमारी ब्रेक आ रही है, ईद हॉलीडेज है, उसके बाद हम मुलाकात करते हैं, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।